नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल कुमार और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम देखने वाले हैं 1857 का विद्रोह। प्यारे दोस्तों, 1857 के विद्रोह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास में हमने इससे पहले जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो किसान आंदोलन देखे थे। और किसान आंदोलन और उसके बाद हमने देखा था जनजाति आंदोलन। दोस्तों, किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन जो थे उनका ही एक सम्मिलित रूप आप कह सकते हैं, ये 1857 का महान विद्रोह हुआ। तो इसको हम किस प्रकार से देखने वाले हैं, सबसे पहले इसके रीजन क्या है, कारण क्या है, और फिर देखेंगे आप इसका प्रसार या भागीदारी या नेतृत्वकर्ता, यानी किस तरफ देखेंगे, कॉज, है ना। उसके बाद इसका एक्सपेंशन, पार्टिसिपेशन, लीडरशिप। उसके बाद है सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्यूशन, ठीक है, या फिर रिबेलियन। उसके बाद विफलता के क्या कारण रहे, उसके बाद आप देखेंगे इसका परिणाम और महत्व क्या रहा है, फिर इसके स्वरूप पर अगर हम बात करें, इस प्रकार से हम इसको देखने वाले हैं। तो आज हम 1857 के विद्रोह के कारणों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण, मेन कॉज या फिर मेन रीजंस। सबसे पहला है राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। इसमें हम जो देखने वाले हैं वो है राजनीतिक प्रशासनिक कारण, जिसको आप पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज या रीजन कहेंगे। तो राजनीतिक और प्रशासनिक कारण की बात करें तो दोस्तों, एक तो ब्रिटिश शासन की विदेशी प्रकृति से भारतीय असंतुष्ट थे। यानी कि ब्रिटिशर्स ने जो भारत में विदेशी प्रकृति थी, ठीक है, यानी कि जो आप कह सकते हैं फॉरेन नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटेन में रूल था वो लागू ना करके भारत में अलग से रूल कर रखा था, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव था, ठीक है, विभिन्न प्रकार से। या फिर आप देखेंगे सुपरमेसी की पॉलिसी हो सकती है, या फिर आप वाइट मैन बर्डन थ्योरी को आप इसके संदर्भ में देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, अंग्रेज सदैव प्रजातीय श्रेष्ठता में चूर रहते थे और भारतीयों के साथ प्रत्येक स्तर पर भेदभाव करते थे। यानी कि ब्रिटिशर्स डिस्क्रिमिनेशन करते थे भारतीयों के साथ, और लंबे समय से। तो प्रत्येक पद पर आप देखेंगे कि सेना हो या कोई भी आपका सर्विसेज हो, वहाँ पर भी हर लेवल पर क्या होता था, एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करते थे। और भारतीयों में इसके खिलाफ कह सकते हैं आप विद्रोह जैसी स्थिति आ जाती है। तो उसके बाद देखेंगे आप डलहौजी की हड़प नीति। दोस्तों, डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी, इसके तहत आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में भारत के राज्यों का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। बल्कि इनका जो कार्यकाल है आप देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्य की प्रसार की प्रखर दोपहर कहलाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा भारतीय राज्यों का विलय किसके समय में किया गया, तो आप डलहौजी के समय में किया गया, जो कि कार्यकाल इनका क्या था, 1800, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1848 से 56 के बीच इन्होंने सबसे ज़्यादा भारतीय राज्यों का विलय किया। तो इससे भी भारतीय जो राजा थे और भारतीय लोग थे वो असंतुष्ट थे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अवध को कुशासन का आरोप लगाकर क्या कर लिया गया, विलय कर लिया गया। वहीं पर झांसी को देखो, गोद लेने की प्रथा के आधार पर क्या कर लिया गया था, विलय कर लिया गया था। तो इस नीति में अनेक लोग जो थे वो असंतुष्ट थे। प्रशासन और सेना में उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों को ही जा सकते थे, ठीक है, और उनके साथ भारतीयों के साथ भेदभाव होता था। तो ये यानी कि डलहौजी की नीतियां भी बड़ा मतलब जिम्मेदार रही हैं 1857 के विद्रोह के लिए, ठीक है। उसके बाद ये लॉर्ड डलहौजी है। आर्थिक कारण, तो ये आपके प्रशासनिक कारण और राजनीतिक कारण रहे। आर्थिक कारण मतलब इकोनॉमिक रीजंस क्या रहे हैं, तो आर्थिक कारण भी हम देखने वाले हैं। तो देखेंगे ब्रिटिश आर्थिक नीतियां। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था की जो परंपरागत संरचना थी उसको तोड़ दिया। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, आप देखेंगे कि रेलवे पटरी बिछाई गई और इससे क्या हुआ, गांव गांव में जो ब्रिटिश वस्तुएं थी वो पहुंच जाती हैं। इससे क्या हुआ, जो भारत में जो ग्रामीण उद्योग यानी कि कह सकते हैं परंपरागत उद्योग जो चल रहे थे, जिनको आप हैंडीक्राफ्ट उद्योग बोल सकते हैं, ठीक है, वो जो चले थे अ, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसकी जो परंपरागत संरचना थी, जैसे यानी कि भारतीय जो समाज था, भारत के जो गांव थे वो आत्मनिर्भर हुआ करते थे।
लेकिन इससे क्या हुआ कि वो डिपेंडेंट बन गए अब, ठीक है। और उनका आप देख सकते हैं एक प्रकार से जो संरचना थी वो टूट जाती है, ठीक है। तो गाँव पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे क्या हुआ उसके बाद जमींदार और महाजन जो थे, यानी कि जमींदार जो बड़े-बड़े ज़मीन के मालिक हुआ करते थे, और मनी लॉन्डर्स जिनको आप बोलते हैं महाजन, जो पैसा देते थे किसानों को, तो ऋण इनकी उपस्थिति से हुआ कृषकों का शोषण और ज़्यादा बढ़ गया। और इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी साम्राज्य की, यानी कि जो आपका ज़रूरतें थी, उपनिवेशवाद की जो ज़रूरत थी, उनको पूरा करने के लिए नकदी फसलों पर बल दिया, और नकदी फसलों की वजह से क्या हुआ, खाद्यान्न फसलों की कमी हो गई, ठीक है। तो अकाल और भुखमरी जैसी चीज़ें बढ़ने लगती हैं। तो एक ये भी कारण रहा, ठीक है। उसके बाद आप अगला देखेंगे, यहीं पर देख सकते हैं, भारतीय रेलवे परिवहन के विकास से ब्रिटिश वस्तुएं भारत के कोने-कोने में पहुंच जाती हैं। परिणाम क्या होगा, भारत का जो हस्तशिल्प उद्योग है, हैंडीक्राफ्ट जो है, वो पूरी तरह खत्म होने लगता है। और दोस्तों इस टाइम पे एक और कारण है, भारत को धन के निर्गमन का पता चल गया, यानी कि विभिन्न माध्यम से अंग्रेज हमारे पैसे को ब्रिटेन ले जा रहे थे, तो इसका भी पता चल गया। तो इस प्रकार से प्रतिरोध और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारे सारे आर्थिक रीजन रहे, तो आप इस तरफ देख सकते हैं। इंडियन कम टू नो अबाउट द ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में जान गए थे, ठीक है। और यहाँ पर देख सकें, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, ब्रिटिश गुड्स रीच एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजल्ट क्या हुआ इसका, डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। इंडस्ट्री पूरी तरह से समाप्त हो गई। तो ये सारे के सारे आर्थिक कारण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सामाजिक कारण की अगर हम बात करें दोस्तों, या सामाजिक या फिर सांस्कृतिक कारण भी इसमें कह सकते हैं, सोशियो कल्चर रीजन क्या रहे हैं। दोस्तों जो भारतीय समाज था वो एक रूढ़िवादी समाज हुआ करता था, यानी कि परंपराओं में विश्वास करता था। और ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सुधारों को, जो ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक सुधार किए थे भारत में, उनको वो पश्चिमीकरण और यूरोपीयकरण के रूप में देखते हैं, कि ये हमारी भारतीय संस्कृति को तोड़ रहे हैं, यानी कि हमारा वेस्टर्नाइजेशन कर रहे हैं, ये हमारा यूरोपीयकरण है, यानी कि आपका यूरोपियनाइजेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब भारत के जो रूढ़िवादी वर्ग था, भारतीय समाज, वो इन इन सुधारों का भी विरोध करता है। जैसे मान लीजिए सती प्रथा का भी भारतीय समाज में क्या किया जाता है, जो रूढ़िवादी वर्ग था वो इसका विरोध करता है। और तो और आप देखेंगे कि जो श्वेत अगला देखेंगे, जो श्वेत भार का सिद्धांत था, ये श्वेत भार का सिद्धांत है, यानी कि अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं, कि केवल हम ही श्रेष्ठ हैं, ठीक है। और भारतीय जो है वो नीच है, वो निम्न स्तर के हैं, ठीक है। तो सुपरमेसी स्टेब्लिश करना चाहते थे, तो भारतीय संस्कृति को क्या करा रहे हैं, आप कह सकते हैं एक प्रकार से ठेस पहुंचा रहे हैं ये विभिन्न तरीके से, और भारतीय इसको प्रतिक्रिया के रूप में लेते हैं। उसके बाद अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, कानूनों के माध्यम से दोस्तों, इन्होंने कानूनों के माध्यम से भारतीयों के सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप स्टार्ट कर दिया। कानून बनाया, जैसे मान लो सती प्रथा निरोधक कानून बना दिया, है ना। एबोलिशन एक्ट बना दिया, विधवा पुनर्विवाह बता दिया, जबकि भारतीय समाज में इनको एक प्रकार से सही माना जाता था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये भी एक असंतोष का कारण बनता है, ठीक है। जो रूढ़िवादी समाज था, विधवा पुनर्विवाह को वो सही नहीं मानता था, ठीक है। तो एक ये भी कारण रहा। तो ये सामाजिक कारण रहे। उसके बाद सैनिक कारण, दोस्तों ये सैनिक कारण देखेंगे आप, यानी कि मिलिट्री रीजन्स भी थे। मिलिट्री रीजन्स का मतलब ये हुआ कि पहली बात तो देखो, भारतीय सिपाही जो थे उनके वेतन भत्ते पदोन्नति में भी भेदभाव किया जाता था। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, एक पर सैलरी हो गया, अलाउंसेस हो गया, प्रमोशन, इनमें इंडियन सोल्जर्स के साथ आप कह सकते हैं मिसबिहेव एक प्रकार से किया जाता था। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, पहले तो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, भेदभाव, उनको भारतीयों को कम वेतन, ठीक है, पदोन्नति नहीं हो रही है उनकी, ठीक है, ये होता था। दूसरा उनके साथ दोस्तों देखो दुर्व्यवहार होता था, गाली गलौज होती थी, यानी कि मिसबिहेव विद देम, उनके साथ मिसबिहेव होता था, और एब्यूज, यानी कि उनके साथ एक प्रकार से गाली गलौज भी किया जाता था। उनके धार्मिक, आप देखते हैं जातीय धार्मिक जो संबंधी पहचान चिन्ह होते थे, धारण करने पर रोक लगा रखी थी। जैसे मान लो पगड़ी नहीं पहन सकते, जबकि सिखों के लिए पगड़ी एक जरूरी मानी जाती है, ठीक है, उनके धर्म के अनुरूप आचरण माना जाता है, तो ये नहीं पहन सकते थे, ठीक है।
तो इस प्रकार के बहुत सारे और देखेंगे, एक अधिनियम लेकर आते हैं ये और बोलते हैं कि भारतीय जो सैनिक है उनको समुद्री यात्रा करना अनिवार्य कर दिया। जबकि भारतीय समुद्री यात्रा को प्यारे दोस्तों अपना एक प्रकार से भारतीय धर्मों की जो आस्था थी या भारतीय जो धार्मिक ग्रंथ थे उनके अनुसार धर्म समुद्री यात्रा करना पाप माना जाता था। तो समुद्री यात्रा का भी एक यहाँ पर एक मेन कारण बनता है। तो ये सारे के सारे जो है आप देख सकते हैं, सैनिकों को क्या किया, अनिवार्य बना दिया था, जिसे सैनिकों ने अपनी धार्मिक आस्थाओं के विरुद्ध माना क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार समुद्री यात्रा को पाप माना जाता था। ठीक है, तो एक ये भी रीजन रहा। उसके साथ सैनिक भी दोस्तों, एक सैनिक भी नागरिक जीवन का ही हिस्सा थे। जो सैनिक थे वो भी तो किसान के बेटे ही थे ना, तो वो भी तो नागरिक जीवन के हिस्सा थे, वो भी तो शोषित किसान के ही पुत्र थे। अतः सैनिक असंतोष स्वाभाविक था। यानी कि जो सैनिक थे उनमें ब्रिटिश आर्मी में यानी कि जो सैनिक थे उनमें नॉर्मल सी बात है कि एक प्रकार से असंतुष्ट वो थे। ठीक है, असंतोष आना स्वाभाविक था। क्यों था? क्योंकि वो किसान और आपके आम आदमी के ही तो क्या थे, वो बेटे थे, भाई थे। तो ये भी एक कारण था। ठीक है, विभिन्न प्रकार से मतलब उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तत्कालिक कारण दोस्तों, तत्कालिक कारण की अगर हम बात करें, चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग का मुद्दा मेन रहा। ठीक है, तो दमदम छावनी में क्या हुआ दोस्तों, पहली बार इसके प्रयोग से मना कर दिया। यानी कि ऐसा बताते हैं कि गाय और सुअर की चर्बी लगे हुए कारतूस का प्रयोग करने के लिए इनको बोला गया था और इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। ठीक है, तो दमदम छावनी दोस्तों पहली बार इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आया था और इन्होंने पहली बार इस प्रकार के कारतूसों को यूज करने से मना कर दिया। भारतीय सैनिकों को लगा कि अंग्रेज जानबूझकर उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं और ये इमीडिएट आप कह सकते हैं कॉज बनता है दोस्तों। इमीडिएट कॉज क्या है कि भारतीय धर्म को जानबूझकर आप क्या कर रहे हो, प्रदूषित कर रहे हो, भ्रष्ट कर रहे हो, ठीक है, करप्ट कर रहे हो। तो एक ये इसका रीजन रहा है, तत्कालिक कारण। 1857 के अगर हम देखेंगे, 1857 के विद्रोह के कारणों के प्रमुख व्याख्या कीजिए। आप देख सकते हैं 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों की व्याख्या करें। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन द मेन कॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन रिवोल्ट ऑफ 1857, इंट्रोडक्शन आ गया, मेन बॉडी आ गया। तो प्यारे दोस्त, कई बार क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी टाइम जो होता है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं मात्र 3 घंटे के अंदर, और 20 क्वेश्चन को अगर हम लगाएं तो लगभग 4,500 से 5,000 शब्द आपको लिखने होते हैं। तो कई बार आप कारण को इस प्रकार से डायग्राम के कारण हो गया या परिणाम हो गया, ठीक है, तो इस प्रकार को आप डायग्राम के माध्यम से भी समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये दिखाने के लिए आपको एक बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमुख कारण। जैसे मान लो सामाजिक, यहाँ पर राजनीतिक प्रशासनिक कारण हो गए, आर्थिक कारण हो गए, सांस्कृतिक सामाजिक कारण हो गए, सैनिक कारण हो गए, तत्कालिक कारण हो गए। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको दिखा सकते हैं। यानी कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज हो गए, इमीडिएट कॉज हो गया, मिलिट्री कॉज हो गया, सोशियो कल्चर कॉज हो गया, इकोनॉमिक कॉज हो गए। तो इस प्रकार से आप इनको दिखा सकते हैं। इससे ये होता है कि मान लीजिए आप इनको विस्तार से लिख भी नहीं पाए तो एग्जामिनर ये समझ लेता है कि हाँ, इनको इसका मतलब ये था कि भाई इस व्यक्ति को पता था, ठीक है, इस एस्पिरेंट्स को इसके बारे में पता था, लेकिन इसके पास टाइम की कमी थी, इस वजह से इसने जल्दबाजी में ये लिख दिया है। लेकिन इसका मतलब ये है कि देखो, अगर आप नहीं लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको 0 मिलने वाला है। लेकिन अगर आप लिख कर आ रहे हो प्यारे दोस्त, तो ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है इस पर आपको 2 नंबर दे दे, 2.5 नंबर दे दे, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आपको ये ऐसी स्थिति में अपनाना है जब आपके पास टाइम कम है और आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहते हो, दिखाना भी चाहते हो। खैर, हमारा देखेंगे कारण मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आंदोलन की, यानी कि शुरुआत, इसकी स्टार्टिंग कह सकते हो आप इसको, ठीक है, प्रसार, नेतृत्वकर्ता और भागीदारी, यानी कि इनिशिएशन यानी कि स्टार्टिंग, ठीक है, एक्सपेंशन बोल सकते हो आप इसको, लीडरशिप और पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टिसिपेशन बोल सकते हो, लीडरशिप और पार्टिसिपेशन किसका कितना रहा। तो पहले हम स्टार्टिंग की बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्टिंग की बात करें तो जनवरी 1857 में सर्वप्रथम दमदम छावनी, जो कि कलकत्ता में है, वहां पर गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग की सूचना मिलती है सैनिकों को सबसे पहले।
और सैनिकों में असंतोष फैल जाता है। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे 29 मार्च, अगला देखेंगे 1857 को बैरकपुर सैन्य छावनी थी, यानी कि आर्मी कंटेनमेंट एरिया था। उसमें एक सिपाही थे, उसके सिपाही का नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग करने से, इस प्रकार के कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। और एक वहाँ पर देखेंगे वरिष्ठ अंग्रेजी अधिकारी था जिसका नाम है, यहाँ पर देख सकते हैं ये, ह्यूसन एवं बक, उन पर गोली चला दी। और जिसके बाद वो वहाँ से क्या हुआ, वो मारा गया। ठीक है, बक मारा गया। और 8 अप्रैल 1857 को दोस्तों मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और ये पहला व्यक्ति था 1857 की क्रांति में जिसको फांसी मिला है, और बहुत ही क्या है, काफ़ी यूथ और यंग थे। देन इसके बाद आप आगे देखेंगे तो ये कहाँ की घटना, ये भी याद रखना, बैरकपुर सैन्य छावनी का एक सैनिक था जिसका नाम है मंगल पांडे। इसने अंग्रेजी अधिकारी को मार दिया। इसके बाद इसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। तो इसके बाद आप अगला देखेंगे, विद्रोह की दोस्तों विधिवत शुरुआत, यानी कि इसका मतलब ये हुआ फॉर्मल बोल सकते हो, या फिर आप फॉर्मली, मतलब इसकी जो शुरुआत हुई कब हुई थी। ठीक है, तो इसकी विधिवत शुरुआत मेरठ छावनी से मानी जाती है, और वो 10 मई 1857 को होती है, मेरठ से होती है। तो आपको पता ही है कि 1857 की विधिवत शुरुआत है ना, ऑफिशियल जो कह सकते हो आप, स्टार्टिंग वो कब हुई है, 10 मई को हुई थी। आगे चलकर दोस्तों बरेली से सैनिकों को खान बहादुर खान ने, यानी सिकंदर हयात खान जिनको कई बार बोल दिया जाता है, के नेतृत्व में दिल्ली गए सारे के सारे सैनिक। और दिल्ली जाके ये मंगल पांडे का चित्र दिखाया गया है, तो मंगल पांडे को ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो उसके बाद क्या होता है, क्रांतिकारी जो सैनिक थे इन्होंने दिल्ली पर, देख सकते हैं दिल्ली में कर्नल लिपले था, उसकी हत्या कर दी। और जल्दी ही दिल्ली जो है वो दोस्तों केंद्र बन गया, किसका, आपका क्रांति का केंद्र बन गया। और बहादुर शाह जफर जो थे, जो उस टाइम पे मुगल एक प्रकार से कह सकते हैं सम्राट थे, तो उनको यहाँ पर क्रांति का एक प्रकार से नेता घोषित कर दिया गया, अर्थात क्रांति का मुखिया, प्रतीकात्मक रूप से उनको हेड डिक्लेयर कर दिया गया। जल्दी ही क्रांति दोस्तों वो भारत में फैल जाती है पूरे में। और मेनली कह सकते हो पूरे भारत में क्या, विशेषकर उत्तर पश्चिम जो भारत था, इस इलाकों में, इसके जो शहरों में, क्षेत्रों में, और आप कह सकते हैं ग्रामीण इलाकों में ये फैल जाती है। लेकिन हाँ, ये भी इसकी क्या 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 लिमिटेशंस हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। जैसे क्रांति केवल उत्तर भारत तक सीमित रहती है, दक्षिण भारत के मोस्टली इलाकों में पहुंच नहीं पाती है, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में नहीं पहुंच पाती है, इसकी लिमिटेशंस भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत रही। उसके बाद दोस्तों यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि भाई नेतृत्वकर्ता कौन रहे हैं, किस जगह से कौन नेतृत्व कर रहा था। तो अगर हम बात करें दोस्तों, सेंटर दे रखे हैं और इसके लीडर, तो दिल्ली से अगर हम बात करें तो दिल्ली से औपचारिक नेतृत्व कौन कर रहा है, औपचारिक रूप से मतलब फॉर्मल लीडरशिप कौन कर रहा है, ऑफिशियल लीडरशिप कौन कर रहा है, तो बहादुर शाह जफर कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में जनरल बख्त खां, ठीक है, ये कर रहे थे। लखनऊ से हजरत, आप देख सकते हैं महल, यानी कि बेगम हजरत महल, ठीक है। उसके बाद कानपुर से नाना साहब जिनका नाम धोंदू पंत है, वो कर रहे थे। आरा से दोस्तों, आरा या जगदीशपुर से राजा कुंवर सिंह कर रहे थे। और राजा कुंवर सिंह के बारे में एक बात ध्यान रखना है आपको कि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो यहाँ पर लीड कर रहे थे, ठीक है, 1857 की क्रांति में। उसके बाद देखेंगे कुछ चीज़ें मैं आपको ट्रिक से भी याद करा दूंगा ताकि आपको याद रहे। जैसे मान लो भाई क्रांति का कदम कहाँ से रखा गया था, तो मेरठ से रखा गया था। तो दोस्तों कदम सिंह हो गया, ठीक है। मथुरा किस लिए जाना जाता है, तो आप देख सकते हैं देवी देवता वृंदावन वगैरह, तो क्या हो गया, देवी सिंह कर रहे हैं। गो आप अगला देखेंगे गोरखपुर से कौन कर रहे हैं, तो इसमें जी आ रहा है दोनों में, गोरखपुर तो गजदर सिंह, ठीक है। इलाहाबाद दोस्तों एक मुस्लिम नेम है, तो कौन कर रहा है, लियाकत अली कर रहा है, ठीक है। ग्वालियर से कौन कर रहा है, तो ग्वालियर से कर रहे हैं तात्या टोपे कर रहे हैं, जो नाना साहब के सहायक के रूप में भी काम कर रहे थे। झांसी से कौन कर रहा है, रानी लक्ष्मीबाई, और तात्या टोपे उनकी हेल्प कर रहे हैं। फैजाबाद, तो दोस्तों फैजाबाद भी एक क्या है, एक प्रकार का मुस्लिम नेम है, तो मौलाना अहमदुल्ला कर रहे थे। फर्रुखाबाद, तो यहाँ पर देख सकते हैं नवाब तफजल हुसैन कर रहे थे। और बरेली, बरेली से खान आप देख सकते हैं बहादुर, यानी कि बरेली के बहादुर, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आपको ये बताया, एक बार यहाँ पर भी देख लेंगे इंग्लिश में। फॉर्मल लीडरशिप, बहादुर शाह जफर, एक्चुअली या रियल,
तो आप देख सकते हैं, मैंने बताया जनरल बख्त खां। उसके बाद देखेंगे लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहब धौंधी पंत जिनको बोलते हैं, आगरा आरा या आप देख सकते हैं जगदीशपुर राजा कुंवर सिंह, मेरठ कदम सिंह। उसके बाद मथुरा देख सकते हैं, मथुरा से देवी सिंह कर रहे हैं, गोरखपुर गजधर सिंह, इलाहाबाद लियाकत अली, ग्वालियर तात्या टोपे, ठीक है, नाना साहब के असिस्टेंट सहायक हैं। झांसी, तो झांसी से देख लीजिए रानी लक्ष्मीबाई प्लस तात्या टोपे। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, फर्रुखाबाद नवाब तफजल हुसैन और बरेली के खान बहादुर। अब एक बात यहाँ पर नोट करने वाली है, ये हैं लीडरशिप, दिल्ली लीडरशिप, ठीक है। बख्त खां इस तरफ दिखाए गए हैं, बख्त खां जो रियल में लीड कर रहा है, और बहादुर शाह जफर जो फॉर्मली रूप से लीड कर रहा है। लखनऊ के लीडर जो हैं ये बेगम हजरत महल का फोटो है, आप देख सकते हैं। नाना साहब देख सकते हैं, ये है नाना साहब जिनको आप देख सकते हैं, ये भारत के वीर सपूत कहा जाता है इनको, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं आरा से जो कर रहे थे, जगदीशपुर से जो कर रहे थे क्या नाम है, कुंवर सिंह, जो सबसे ओल्ड पर्सन इसमें यहाँ पर माना जाता है इनको, तो ये हो गया। उसके बाद मेरठ से लीड कर रहा है, ठीक है, कदम सिंह, ठीक है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं मथुरा से कौन लीड कर रहा है, राजा देवी सिंह, ठीक है, गोधरा भी कहते हैं इनको। गोरखपुर से गजधर सिंह कर रहे थे, ये सभी इलाहाबाद से लियाकत अली कर रहे हैं, इनका फोटो भी देख लीजिए, ठीक है। लियाकत अली, ये ये लियाकत अली दूसरा है, इनका फोटो। उसके बाद रानी झांसी देख सकते हैं, तात्या टोपे का फोटो देख सकते हैं। फैजाबाद से ये कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला। उसके बाद बरेली से जो लीड कर रहे थे खान बहादुर कर रहे थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप नोट करके एक बात और देख लेंगे, नोट करके लिखा हुआ है बेगम हजरत महल का पुत्र जो था वो ब्रिटिश कादिर था, इसको नवाब घोषित कर दिया गया था इस क्रांति के दौरान, इस विद्रोह के दौरान ही। और दोस्तों लखनऊ में समानांतर पैरेलल गवर्नमेंट स्टेब्लिश कर दी गई थी, ये भी आपको याद रखना कहाँ पर की गई थी। और इसमें इस दौरान जब ये युद्ध चल रहा था यहाँ पर लखनऊ के अंदर, तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता भी देखने को मिलती है, तो ये एक बड़ी बात थी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो, अगर ये पूरा का पूरा अगर आप देख पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत